सबसे पहले बात करते हैं डेंगू मच्छर के हवाले से। डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। फैसलाबाद में मजीद 6 अफराद को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अलाइड और डीएचक्यू हॉस्पिटल में 3-3 मरीज लाए गए। मुतासिरा मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। रवां साल हॉस्पिटल में रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद 433 हो गई। अलाइड हॉस्पिटल में 295 और डीएचक्यू हॉस्पिटल में 138 केसेस रिपोर्ट हुए। आपको बता रहे हैं डेंगू के वार के हवाले से जो कि जारी हैं। फैसलाबाद में मजीद 6 अफराद को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अलाइड और डीएचक्यू हॉस्पिटल में 3-3 मरीज लाए गए। मुतासिरा मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। रवां साल हॉस्पिटल में रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद 433 हो गई। फैसलाबाद में है इंसानी जिंदगियां खतरे से दो-चार, क्योंकि जिला भर में है अताइयों की भरमार। जिला फैसलाबाद में 1200 से ज्यादा अताइयों के अड्डों की मौजूदगी का इंकशाफ। सबसे ज्यादा तहसील जड़ांवाला में अताई मौजूद हैं। महकमा सेहत ने डिप्टी कमिश्नर्स को रिपोर्ट भिजवा दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद जिला भर में अताइयों की जो तादाद है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और इससे महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को रिपोर्ट अताइयों से मुतल्लिक जारी कर दी गई है। फैसलाबाद जिला भर में कितने अताइयों के अड्डे हैं और सबसे ज़्यादा कौन सी तहसील में अताइयों के अड्डे हैं जहां पे अब कार्रवाइयाँ किस किस्म की लाई जाएंगी। हमारे साथ CUL फैसलाबाद डॉक्टर काशिफ महमूद कंबो मौजूद हैं, हमसे जानते हैं। जी सर, बताएं कितनी तादाद है फैसलाबाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास मुख्तलिफ एजेंसी से और मुख्तलिफ शहरियों की तरफ से क्वैक्स की एक लिस्ट मौजूद है जो उन्होंने ऑलरेडी रिपोर्ट की हुई है कि मुख्तलिफ इलाकों में ये अताई मौजूद हैं जो अपने मज़मूम मकासद के लिए इंसानी जानों से खेल रहे हैं। तो ये इनकी तादाद जो है आलमोस्ट 1200 से अबव है। तो इस पे हम ऑलरेडी कुछ पे एक्शन कर चुके हैं और फर्दर DC साहब की हदायत के मुताबिक हम एक मैसिव और कम्प्रीहेंसिव टाइप की एक कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं आज से। तो इसमें तमाम टाउन इंचार्जेस, DDHOs और हमारे जो मुतलका AC साहबान हैं और मुतलका पुलिस के जो ऑफिसरान हैं उनकी खिदमात भी DC साहब ने कहा है कि वो हमें दी जाएंगी ताकि हम जो है इसको एक मरबूत तरीके से इस कैंपेन को शुरू कर सकें और ये जो अनासर हैं जो इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं इनका कला कमा कर सकें। सबसे ज़्यादा कौन से इलाके में अताइयों के अड्डे हैं? वैसे तो शहर भर में ये अतायत का रूज है, मतलब ये लोग अरसा दराज से इस काम से मुंसलिक हैं, लेकिन जो ज़्यादा हाईलाइटेड एरियाज़ हैं उनमें तहसील जड़ांवाला चूँकि अब पॉपुलेशन वाइज बड़ी तहसील है और वो ज़्यादातर रूरल एरिया पे मुश्तमिल है, तो वहाँ पे अतायत की ज़्यादा शिकायत मसूल हुई हैं। तो वहाँ पे जो मौजूदा DDHO हैं उनको ताकीद की गई है कि वो इस सिलसिले में बिला तफरीक कार्रवाइयाँ करें और अपनी रिपोर्ट जो है डेली की बुनियाद पे तमाम लोग जो है वो महकमा को अरसाल करें ताकि मैं वो रिपोर्ट्स कंपाइल करके DC साहब को पेश कर सकूँ। टाउन इंचार्जेस और इसके अलावा जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान हैं मुख्तलिफ तहसीलों में तैनात हैं वो रोजाना की बुनियाद पर अताइयों के खिलाफ शहर फैसलाबाद में 1200 से ज्यादा अताई मौजूद हैं। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब जंग का वाहिद फलाही हॉस्पिटल सरकारी बेहिस्सी का शिकार। महकमा सेहत ने एक बार फिर गायनेकोलॉजिस्ट वापस ले ली। हॉस्पिटल का वाहिद ड्राइवर भी लौट गया। जंग सिटी की खवातीन को सस्ता इलाज ना मिल सका। खवातीन के सस्ते अल्ट्रासाउंड भी बंद हो गए। महकमा रेवेन्यू ने टिकटों की मद में हलाल अहमर हॉस्पिटल के लाखों रुपए की रिकवरी भी ना हो सकी। मुखैर हजरात के ताउन से चलने वाला हलाल अहमर हॉस्पिटल मसाइल से दो-चार है। आपको बता रहे हैं जंग का वाहिद फलाही हॉस्पिटल सरकारी बेहिस्सी का शिकार हो गया। महकमा सेहत ने एक बार फिर गायनेकोलॉजिस्ट वापस ले ली। हॉस्पिटल का वाहिद ड्राइवर भी लौट गया। जंग सिटी की खवातीन को सस्ता इलाज ना मिल सका। खवातीन सस्ते अल्ट्रासाउंड से भी महरूम हो गई। महकमा रेवेन्यू ने टिकटों की मद में हलाल अहमर हॉस्पिटल के लाखों रुपए की रिकवरी भी ना हो सकी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा, मरीजों का क्या कहना है? यहाँ पर मरीज जो है वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। ख़ुसूसन जो गायनी का शोबा है वहाँ पर डॉक्टर मुयस्सर नहीं है। अल्ट्रासाउंड मशीन मौजूद है, दीगर इक्विपमेंट भी मौजूद है, लेकिन डॉक्टर की कुर्सी जो है एक बार फिर खाली हो चुकी है, जिसके सबब वो खवातीन जिनका ताल्लुक झंग सिटी से है या इर्द गिर्द के इलाके से है वो मरीज जो है यहाँ पर इलाज की गर्ज से आते हैं लेकिन खाली हाथ लौट जाते हैं। हम उनसे सवाल से बात भी करते हैं। बताइएगा, डॉक्टर मौजूद नहीं, किस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ता है? हाँ जी, मरीज को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मरीज बोलते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर क्यों नहीं है,
تو یہاں یہ گاڑی بالکل فلوپ ہو رہا ہے، تو مریضوں کو کافی مشکلات ہیں. ڈاکٹر نہ ہونے چونکہ قریب سے ہی جھنگ سٹی سے خواتین جو ہیں وہ یہاں پہ آتی ہیں، کرایہ خرچ کے آتی ہیں، آپ بھی کرایہ خرچ کے آئی ہیں، کیا کہنا چاہیں گی؟ ہاں جی بالکل، ہر کوئی دور سے آتا ہے. یہ ہاسپٹل نزدیک ہے، اس وجہ سے مریض زیادہ تر یہیں پر آتے ہیں. تو یہاں پر یہ ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے بالکل گاڑی بند ہو رہا ہے. بالکل، ہمارے ساتھ عملہ بھی موجود ہے. 8 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی، کس طرح گھر کا گزر بسر ہو رہا ہے؟ بڑی مشکل سے ہوتا ہے. بچے ہیں، فیسیں دینی ہوتی ہے، گھر کا چولہا چلانا ہوتا ہے. 8 مہینے ہو گئے ہمیں سیلری نہیں ملی، اور ہم جب پوچھتے ہیں کہتے ہیں آپ جو ہے نا کچھ کریں، کرتے ہیں 8 مہینے گزر گیا. تو بالکل 8 مہینے گزر چکے ہیں، نہ علاج کی جو سہولت ہے وہ یہاں پہ میسر ہے، نہ ہی جو تنخواہیں ہیں ان کی بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ انتظامیہ میں سے ہیں، بتائیے کس قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ محکمہ صحت تعاون نہیں کر رہا ہے، ایمبولینس سروس بند ہو چکی ہے، رنگ روگن ہو رہا تھا وہ کام بیچ میں ہی اٹک گیا. سر اس میں کوئی شک نہیں، افسران بالا آتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ یہ کام کروا دیتے ہیں، وہ کروا دیتے ہیں، لیکن کوئی کام سر انجام نہیں پا رہا. محکمہ صحت سے ڈاکٹر وغیرہ انہوں نے دیے ہوئے تھے، وہ بھی اب واپس لے لیے. یونٹ جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر بند ہے، الٹرا ساؤنڈ مشین موجود ہے، سارا کچھ ہے، پھر بھی وہاں پہ مریضوں کا چیک اپ نہیں ہو رہا. سر اس میں کوئی شک نہیں، جب ڈاکٹر نہیں ہوں گے تو کام کیسے ہوگا؟ پہلے محکمہ صحت سے ڈاکٹر آ رہے تھے، وہ بھی انہوں نے واپس لے لیے. اب ہمارے پاس کوئی ڈاکٹر نہیں، مایوسی ہے. اچھا، اور ایمبولینس بھی سروس بھی تھی، وہ بھی آپ کی اس وقت جو ہے وہ بند ہو چکی ہے؟ سر بالکل، کیونکہ ہمارے پاس ڈرائیور بھی اس وقت نہیں ہے، ایمبولینس نان ورکنگ میں اس وقت ہے. اب ظاہر کام ہوگا، سروس اس کی ہوگی، کام چلے گا تو ایمبولینس بھی چلتی رہے گی. یہ مسائل ہیں ہلال احمر ہاسپٹل جھنگ کے. ایک طرف فیصل آباد کا ہلال احمر ہاسپٹل ہے جہاں پر مریضوں کو بہترین علاج کی سہولیات میسر ہیں، اور یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ گائنی کا یونٹ جو ہے مکمل طور پر بند ہو چکا ہے. دیگر شعبے بھی جو ہیں وہ متاثر ہیں، لیکن اس حوالے سے انتظامیہ اور جو مخیر حضرات ہیں اس میں اپنا تعاون کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. جی، کالجز نہ ہونے کی وجہ سے خواتین مشکلات سے دوچار ہیں. رمضان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اب خبر شامل کرتے ہیں تعلیم کے میدان سے. تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے فرسٹ ایئر میں کم نمبر سے پاس یا فیل طلبہ کے لیے ری ایڈمیشن پالیسی جاری کر دی. امیدوار 19 دسمبر تک دوبارہ فرسٹ ایئر میں داخلہ لے سکیں گے. طلبہ کو پرانا رزلٹ چھوڑنا ہوگا. ری ایڈمیشن کے لیے مضامین یا ادارہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے فرسٹ ایئر میں کم نمبر سے پاس یا فیل طلبہ کے لیے ری ایڈمیشن پالیسی جاری کر دی. امیدوار 19 دسمبر تک دوبارہ فرسٹ ایئر میں داخلہ لے سکیں گے. طلبہ کو پرانا رزلٹ چھوڑنا ہوگا. ری ایڈمیشن کے لیے مضامین یا ادارہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں. فرسٹ ایئر ری ایڈمیشن پالیسی جاری کر دی گئی. کم عمر سے پاس یا فیل طلبہ کے لیے پالیسی جاری کی گئی. امیدواروں کے پاس 19 دسمبر تک دوبارہ داخلے کا موقع موجود ہے. داخلہ پالیسی کے تحت طلبہ کو پرانا رزلٹ چھوڑنا ہوگا. ری ایڈمیشن کے لیے مضامین یا ادارہ تبدیل کیا جا سکتا ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر، بتائیے گا اس پالیسی کے حوالے سے. تعلیمی بورڈ فیصل آباد کی طرف سے ری ایڈمیشن کی پالیسی جاری کی گئی ہے، جس کے مطابق 19 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے تمام طلبہ طالبات کے لیے جو کہ اپنے رزلٹ سے سیٹسفائی نہیں ہے یا وہ فیل ہے، وہ دوبارہ فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لے سکیں گے. اور اس حوالے سے ری ایڈمیشن پالیسی جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس کے لیے پرانا رزلٹ جو ہے وہ اس میں ان کو چھوڑنا ہوگا اور دوبارہ سے فرسٹ ایئر میں وہ داخلہ لے سکیں گے. اس حوالے سے رجسٹریشن فیس 1000 روپے جمع کروانا ہوگی، پروسیسنگ فیس 395 روپے اور 100 اسپورٹس فنڈ جو ہے وہ جمع کروانا ہوگا. جبکہ وہ طلبہ طالبات جن کے ری ایڈمیشن کے کیسز کی ہارڈ کاپی اور تفصیل کی کاپی مقررہ تاریخ تک تعلیمی بورڈ آفس نہیں پہنچے گی، ان کو 500 روپے یومیہ جرمانہ بھی ہوگا. اس حوالے سے ری ایڈمیشن پالیسی جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے تعلیمی بورڈ کی طرف سے، کیونکہ گزشتہ روز فیصل کا ایڈمیشن جاری کیا گیا تھا اور اب تمام وہ طلبہ و طالبات جو کہ اپنے رزلٹ سے سیٹسفائی نہیں ہیں یا وہ فیل ہیں وہ دوبارہ فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لے سکیں گے. جی جہانگیر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. محکمہ تعلیم فیصل آباد کا ہائر سیکنڈری اسکول کے نتائج پر پوچھ گچھ کا فیصلہ. تعلیمی بورڈ کے فرسٹ ایئر کے نتائج میں کامیابی کی شرح سے کم رزلٹ دینے والے اسکول سربراہان سے وضاحت طلب کی جائے گی. تعلیمی بورڈ کا فرسٹ ایئر کا اپنا رزلٹ صرف 45% تک رہا. آپ کو بتا رہے ہیں محکمہ تعلیم فیصل آباد کا ہائر سیکنڈری اسکول کے نتائج پر پوچھ گچھ کا فیصلہ سامنے آیا ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر، بتائیے گا. جی، تعلیم بورڈ فیصل آباد کی طرف سے گزشتہ روز انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے نتائج کا اعلان کیا گیا، جو مجموعی طور پر تو غیر تسلی بخش رہا ہے. 45% کے قریب
रिजल्ट जो है वो सामने आया। इस पर महकमा तालीम ने फैसला किया है कि जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल हैं वहाँ से रिजल्ट जो है उसका जायज़ा लिया जाए और पुअर परफॉर्मेंस पर उनसे पूछगिछ की जाए। इस हवाले से तमाम हेड जो हैं हायर सेकेंडरी स्कूल्स के, जिनके तादाद फैसलाबाद में 62 है, उनसे फर्स्ट ईयर के नताइज की रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। इस हवाले से महकमा तालीम की तरफ से तमाम हेड्स को कहा गया है कि वो अपने मजमूई तौर पर अपीयर होने वाले बच्चों की तादाद, उनमें कितने बच्चे कामयाब हुए और उनकी कामयाबी का तनासुब क्या रहा, इस हवाले से जो नताइज तालीमी बोर्ड से बिलो बोर्ड होंगे उनको महकमाना कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 45% रिजल्ट रहा है मजमूई तौर पर महकमा तालीम जो तालीमी बोर्ड के नताइज हैं, अगर किसी के नताइज इससे कम हुए तो उससे महकमाना कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। और इसके अलावा मजमूई तौर पर हर बार 10% से कम नताइज देने वाले और 25% से कम नताइज देने वाले जो सरबराहान इदारा हैं उनके खिलाफ खसूसी तौर पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन बिलो बोर्ड वाले जो हैं हेड्स उनको वार्न किया जाएगा कि वो अपने नताइज को क्यों बेहतर नहीं बना सके, और यकीनी तौर पर जो बेहतर नताइज देने वाले इदारे होंगे उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। इससे पहले भी हायर सेकेंडरी स्कूल से रिपोर्ट मांगी गई थी कि वो अपने बच्चों की कुछ का फैसला किया गया है। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट में लाइव स्टॉक दफ्तर के सामने बिजली की तारें दीवार के साथ लगने लगी। नीचे खड़े रेहड़ीबान खतरा महसूस करने लगे। आपको बता रहे हैं, चिन्योट में लाइव स्टॉक दफ्तर के सामने बिजली की तारें दीवार के साथ लगने लगी। नीचे खड़े रेहड़ीबान खतरा महसूस करने लगे। क्या सूरत हाल है, जानते हैं वकार घुम्मन से। जी वकार, बताइएगा। जी, चिन्योट में कचहरी रोड पर लाइव स्टॉक दफ्तर की बिल्कुल दीवार के साथ बिजली की हाई वोल्टेज तारें गुज़श्ता तकरीबन 1.5 माह से इंतहाई नीचे लटक चुकी हैं, जो कि आसानी से कोई शख्स उनको हाथ लगा सकता है। जो लोग नीचे कारोबार कर रहे हैं वो भी इंतहाई परेशानी और खतरे की हालत में काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये तारें कितनी नीचे और इनको हाथ लगाया जा सकता है। बुकला के साथ चैम्बर्स भी मौजूद हैं, नीचे पार्किंग भी है, लोग भी काम कर रहे हैं। कितनी देर हो गई है और कोई खतरा महसूस करते हैं इसका? जी, इसको तकरीबन 25 से 30 दिन हो गए हैं। यहाँ पे आके एक गाड़ी लगी थी खंबे में आके, तो ये सारी जो तारें ये नीचे आ गई, तो तकरीबन ये 20-25 दिन 1 माह हो गया है। वापडा वालों को 1-2 मरतबा इसके हवाले से कहा भी गया है कि ये तारें जो है ये ऊपर उठा दी जाएं। अब यहाँ पे नज़दीक चैम्बर्स भी हैं, यहाँ रेहड़ीबान नीचे रेहड़ियाँ भी लगाते हैं। ये मेन लाइव स्टॉक का मेन गेट है, यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, सरकारी गाड़ियाँ अंदर जाती हैं। इंसानी ज़िंदगी को हर वक्त यहाँ पे खतरा है। चैम्बर्स हैं, लोग हर वक्त आमदोरफ्त है यहाँ पे। तो कहने के बावजूद वापडा जो है वो अपनी गफलत बरत रही है इस हवाले से। तो हमारी ये अपील है वापडा वालों से और इससे ऊपर जितने इदारे हैं कि वो आके मेहरबानी फरमा के इनको ये मामलात हल करे। ये इंसानी ज़िंदगी का ज़िया हो जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल जी, इंसानी ज़िंदगी को खतरा है। ये काम नीचे इनकी रेहड़ी है और सिर्फ 4 या 5 इंच का फ़र्क है, तार नीचे लोहे की रेहड़ी को लग सकती है। आपको नीचे डर नहीं लगता कि तारें बिल्कुल नज़दीक? डर तो लगता है, लेकिन ये असर के हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ चले जाएं। और ये इसके बावजूद हर चीज़ के लिए 20-20 हज़ार रुपए बिल दे रहे हैं, लेकिन ये तार का वारिस कोई नहीं है। ये देखो, ये तार लगाई हुई, कम से कम कोई तो काम कर लो कि कोई लोग जो है ना सामने नजर आ रहा है वो भी काम नहीं हो सकता है। और वापडे वालों को बोलो कुर्सी पे बैठे रहें और काम न करें। लोगों का ये कहना है कि इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो। सूरत हाल से वकार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब खबर शामिल करते हैं फेस्को से। बिजली के बिल वसूल करने वाला फेस्को सार्फिन के पैसे देना भूल गया। नीलम जहलम सरचार्जेस की मद में वसूल किए गए 2.5 अरब से ज्यादा की रकम सार्फिन को वापस ना की जा सकी। गुज़िश्ता साल नेपरा की जानिब से 2015 के बाद बिलों में नीलम जहलम सरचार्जेस की मद वसूल किए गए पैसे सार्फिन को वापस करने की हिदायत की गई थी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। आज ही बिल्कुल बिजली के बिल वसूल करने वाली फेस्को ने जो है वो सार्फिन के पैसे अदा नहीं किए। इसी हवाले से जो है वो नेपरा की हदायत के बावजूद नीलम जेलम सरचार्जेस की मद में वसूल किए गए 2.5 अरब रुपये से जायद की रकम फेस्को की जानिब से ताहाल सार्फिन को जो है वो बिजली के बिलों में एडजस्ट करके वापस नहीं की गई। साल 2015 में नीलम जेलम का जो मनसूबा है वो मुकम्मल हो चुका था, जिस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर नेपरा की जानिब से मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनीज को ये हदायत जारी की गई थी कि मनसूबा मुकम्मल होने के बाद बिजली के बिलों में नीलम जेलम सरचार्जेस की मद में वसूल किए गए पैसे सार्फिन को
वापस किए जाएं। फेस्को की जानिब से भी मंसूबा मुकम्मल होने के बाद सार्फिन से जो है वो 2.5 अरब रुपए से ज़ायद की रकम बिजली के बिलों में नीलम जेलम सरचार्जेस की मद में वसूल की गई थी, जो कि ताहाल वापस नहीं की गई। नेपरा की जानिब से जो है वो मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनीज की तरह फेस्को को भी ये हदायत की गई कि 2015 में मंसूबा मुकम्मल होने के बावजूद जो बिजली के बिलों में सार्फिन से नीलम जेलम सरचार्जेस की मद में जो पैसे वसूल किए गए थे वो सार्फिन को वापस किए जाएं बिजली के बिलों में एडजस्ट करके। मगर उसके बावजूद जो है वो 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजरने पर भी फेस्को की जानिब से सार्फिन को बिजली के बिलों में नीलम जेलम सरचार्जेस की मद में वसूल किए गए पैसे वापस नहीं किए गए हैं। बिजली की बढ़ती कीमतों से, महंगी बिजली से शहरी जो हैं वो पहले ही परेशान हैं। सार्फिनों को माहानावार बिजली के बिलों की अदायगियों में मुश्किलात का सामना है। तो नीलम जेलम सरचार्जेस की मद में वसूल किए गए पैसों पर जो रिलीफ फराहम किया गया था कि साल 2015 में ये मनसूबा मुकम्मल हुआ है, उसके बाद जो सार्फिन से पैसे वसूल किए गए हैं वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं हैं। जो पैसे हैं वो वापस किए जाएं। फेस्को की जानिब से ताहाल वो पैसे वापस नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से सार्फिन के 2.5 अरब रुपये इस वक्त फेस्को के पास मौजूद हैं, जो नीलम जेलम सरचार्जेस की मद में वसूल किए गए ताहाल सार्फिन को वो वापस नहीं किए जा सके। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को भी और नेपरा के अहकामात को भी दीगर बिजली की तकसीम कार कंपनीज की तरह फेस्को की जानिब से भी ताहाल जो है वह अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया गया है। और नेपरा की जानिब से जो है वो भी हदायत जारी की गई थी। फेस्को की जानिब से ताहाल जो है वो 2.5 अरब रुपए से सरचार्जेस की मद में वसूल की गई रकम ताहाल वापस नहीं की गई। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शहरियों के लिए अच्छी खबर, नई गाड़ियां, मोटरसाइकिल और दीगर व्हीकल्स खरीदने वाले अफराद अब घर बैठे ही अपनी गाड़ी एक्साइज से रजिस्टर्ड करवा सकेंगे। व्हीकल मालिकान अपने मोबाइल के जरिए एक्साइज के ऑनलाइन सिस्टम से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और घर से ही ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए फीस अदायगी भी हो सकेगी। आपको बता रहे हैं, शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आई। नई गाड़ियां, मोटरसाइकिल और दीगर व्हीकल्स खरीदने वाले अफराद अब घर बैठे ही अपनी गाड़ी एक्साइज से रजिस्टर्ड करवा सकेंगे। व्हीकल मालिकान अपने मोबाइल फोन के जरिए एक्साइज के ऑनलाइन सिस्टम से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और घर से ही ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए फीस अदायगी भी हो सकेगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, अब शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि ऐसे वो तमाम अफराद जो कि नया मोटरसाइकिल, गाड़ी या कोई भी दीगर व्हीकल खरीदेंगे तो वो अपने घर से बैठकर ही अपनी वो गाड़ी या मोटरसाइकिल जो है वो ऑनलाइन एक्साइज से रजिस्टर्ड करवा सकेंगे और इसके लिए उन्हें एक्साइज दफातर के चक्कर लगाने या फिर फीस की अदायगी के लिए बैंकों में लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया है, जिसके ज़रिए शहरी अपने मोबाइल फ़ोन के, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के ज़रिए और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए एक्साइज की वेबसाइट से अपनी गाड़ी का इंजन और चेसिस नंबर देकर उसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। जबकि उसके वाजिबात की अदायगी के लिए वेबसाइट के अंदर ही एक महकमे की जानिब से कैलकुलेटर बना दिया गया है, जहां पर गाड़ी या मोटरसाइकिल या व्हीकल की तफसील दी जाएगी तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस के वाजिबात सामने आ जाएंगे, जिसके बाद मुतलका शहरी अपने वो वाजिबात जो है अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू एक्साइज को अदा कर सकेंगे और उसके लिए भी उन्हें एक्साइज से चालान हासिल करने या फिर बैंकों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बड़ा अहम इकदाम उठाया गया है महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से, जिससे न सिर्फ शहरियों को रिलीफ मिलेगा, उनके वक्त की बचत होगी और ना ही उन्हें एक्साइज दफातर के चक्कर काटने पड़ेंगे। और आज 18 नवंबर से इस मंसूबे का आगाज़ कर दिए गए हैं। पंजाब भर के लोग जो है, फैसलाबाद डिवीजन के लोग अपना कोई भी व्हीकल जो है वो इस नए तरीके से रजिस्टर्ड करवा सकेंगे, जबकि इसकी फैसिलिटेशन के लिए महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन में खुसूसी डेस्क भी कायम किया जाएगा, ताकि अगर किसी भी आज 18 नवंबर से मंसूबे का आगाज कर दिया गया है। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं, फैसलाबाद में सरकारी नर्ख पर गंदम न मिलने पर चक्की मालिकान जिला काउंसिल चौक में सरापा एहतजाज हैं। गंदम की फराहमी न होने पर आटे की कीमतों में मन मर्जी का इजाफा करने का इंदिया दे दिया। चक्की मालिकान कहते हैं, अदालतों के अहकामात के बावजूद भी इन्हें गंदम फराहम नहीं की जा रही।
आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में सरकारी नर्ख पर गंदम न मिलने पर चक्की मालिकान जिला काउंसिल चौक में सरापा एहतजाज हैं। गंदम की फराहमी न होने पर आटे की कीमतों में मनमर्जी का इजाफा करने का इंदिया दे दिया। चक्की मालिकान कहते हैं, अदालतों के अहकामात के बावजूद भी इन्हें गंदम फराहम नहीं की जा रही। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। बात करें आज चक्की मालिकान सरापा एहतजाज है जिला कौंसल चौक में, और उनका ये कहना है कि यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से उन्हें सरकारी नरखों पर गंदम की फराहमी नहीं यकीनी बनाई जा रही, जिसकी वजह से आटा भी महंगा किया जा रहा है। लेकिन आप वो लोगों की बददुआओं से बचना चाहते हैं, इस वजह से आज एहतजाज करके बताना चाह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात थे कि इन्हें जो गंदम फराहमी है वो यकीनी बनाई जाए। तो इस हवाले से हमारे साथ चक्की एसोसिएशन के उहदेदारान मौजूद है। जी प्रेसिडेंट साहब, बताइएगा क्या मसला है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, सबसे पहले मैं 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में सूबा पंजाब में किसी की भी गवर्नमेंट नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है वो भी, अगर पंजाब में परवेज की गवर्नमेंट है वो भी, ये दोनों गवर्नमेंटें गरीब आवाम का डरगोला की तरह खून चूस रहे हैं, क्योंकि महंगाई का जोर इतना हो चुका, गरीब आदमी जो है वो अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहा है। इसी तरह आटा है जो 120 रुपये किलो बाज़ार में चक्की का मिल रहा है। जो फ्लोर मिल का आटा है, जैसे दूध में से क्रीम निकाल लें पीछे दसी जाई जाती है, फ्लोर मिल का आटा ऐसा होता है। हमारे ऊपर इतना प्रेशर है कि लोग चक्की का आटा ले रहे हैं, मगर हमको गवर्नमेंट पंजाब ने कनक बंद की हुई है। इसलिए बंद की है कि जो नादर चट्ठा है सेक्रेटरी खुराक है वो वज़ीला पंजाब का परवेज लाई का कमाऊ पुत्र बना हुआ है। हमारे पास लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर हैं, हमें अरसा 20 साल से लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर की रूप से गवर्नमेंट पंजाब चक्की कोटा फराहम करते थे। हम आटा चक्की मालिकान गली मोहल्लों में होते हैं, हमसे 1 किलो 2 किलो आटा आवाम बआसानी से खरीद कर अपना गुजर बसर करते हैं। मगर इस साल जो हमारा चक्की कोटा बंद किया, हम नादर चट्ठा जो कि सेक्रेटरी खुराक है उसके पास 6 मरतबा लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर उसको दिखाए हैं कि खुदारा हमको लाहौर हाई कोर्ट के रूह के मुताबिक जिस तरह पहले हमको गंदम जारी होती थी हमको जारी की जाए। तो जो नादर चट्ठा है सेक्रेटरी खुराक है उसने कहा मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाएं। मैं किसी अदालत के कानून को नहीं मानता। ये जो अदालतें आप ले फिरते हैं ये सियासी लोगों के लिए बनी हुई हैं। हमारे ऊपर किसी हाई कोर्ट का फैसला लागू नहीं होता, क्योंकि सियासतदानों के लिए रात को भी अदालतें खुल जाती हैं, जिस दिन छुट्टी होती है त्योहार उस दिन भी अदालतें खुलती हैं। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लिहाजा जो कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, मैं उनसे पुरजोर अपील करता हूँ कि अदलिया के आपके ही जारी किए गए फैसलों पर अमल दरामद कराएं और जो नादर चट्ठा राष्ट्रीय अफसर है इसके खिलाफ समोटो एक्शन लें। आप क्या कहेंगे? जी, हमें हर साल चक्की कोटा पिछले 40 साल से मिल रहा था, और अभी सूरत हाल ये है कि आटे का रेट 120 पे चला गया, जिसका डायरेक्टली जिम्मेदार फैक्ट्री खुराक है। और हम भी एंटी फाइलर हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, हमारे मिलों की तरह लाइसेंस बने हुए हैं, सेम टू सेम प्रोसेस से हम गुजरते हैं। अगर हमें आज भी ये कोटा रिलीज करते हैं, हम इस बात का गारंटी देते हैं कि आटे का रेट कल को 80 रुपये पे आ जाएगा। ये ब्यूरोक्रेसी जो है पंजाब गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि ये जानबूझ के हमें कोटे से क्यों महरूम रख रहे हैं। अगर ये आज भी हमें कोटा इशू करते हैं सरकारी जो गंदम गोदामों से, तो चक्कियों पे आटे का रेट कम हो जाएगा जो आज 120 पे है। नादर चट्ठे को हाई कोर्ट के फैसले दिखाए, उसको हर चीज़ के बारे में बताया। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम चक्की ऑनर जो हैं एंड यूज़र हैं, और हमारा मुतालबा ये है कि हमें फी एक बॉडी के बराबर कोटा दिया जाए। हम इस बात को श्योर करते हैं कि चक्कियों पे आटे का रेट 80 रुपये पे आ जाएगा आज ही। जी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, जिस तरह मिलों की पॉलिसी आती है, हर साल गवर्नमेंट पॉलिसी देती है सस्ता आटा के लिए, इसी तरह हमारे चक्कियों का कोटा भी पास है। जैसे उनके पास लाइसेंस है, हम भी वैसा ही लाइसेंस हमारे पास है। तो हमारा मुतालबा ये है कि जब पहले हमें गंदम रिलीज दी जाती थी तो हम 62 रुपये में 62 रुपये में हम आटा बेचते रहे, और इस साल भी हमें जो गंदम के कोटे से इन्होंने खारिज कर दिया है। तो हमारा मुतालबा ये है कि इस साल भी हमें जो गंदम के कोटे में गंदम फराहम की जाए ताकि हम लोगों को सस्ता आटा दे सकें। अगर नहीं तो हम ब्लैक से जो है बाहर की मार्केट से 4000 रुपये में गंदम खरीदने पर मजबूर हैं, और वो गंदम जो है वो मिल वालों की तरफ से जो है ये गवर्नमेंट रिलीज़ करती है 2300 रुपये में, वो हमें 4000 रुपये में बेचते हैं। ग्राइंडिंग में खुर्द-बुर्द करते हैं, साथ महकमे वालों को मिला लेते हैं। तो मेहरबानी करें, जो हमें महंगी गंदम की वजह से हम आटा बेचते हैं तो हमें सरकारी रेट वाला जो गंदम है वो रिलीज़ की जाए।
आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, हमारा जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा है कि नादिर चट्टे के खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये इधर फैसलाबाद में जो है वो करप्शन के ढेर लगे हुए हैं। फ्लोर मिलने की जो गंदम है वो चक्कियों पे अब सेल हो रही है। आप मार्केट में चले जाएं, आपको कहीं भी जो है सरकारी आटा जो अवेलेबल नहीं होगा। हम चक्कियों पे बैठे होते हैं, वो आदमी आटा लेने आते हैं, वो कहते हैं भी हमें 65 रुपये किलो वाला आटा दें। हम कैसे 65 रुपये किलो आटा बेचेंगे जबकि गंदम हमें मिल रही है 3500-4000 रुपये में? हम कैसे उसको अगर हमारे पास गंदम ज्यादा पड़ी होती है वो भी उठा लेते हैं। अभी आपके पास स्टॉक इतना ज्यादा क्यों पड़ा हुआ है? अगर हम रेट ज्यादा बेचते हैं तो जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो हमारे जुर्माने करते हैं कि भाई आप चलान करते हैं, भी आप जुर्माने दें। देखें, हम ये हमें मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। देखें, वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला जो परवेज इलाही साहब से है, हमारी परजोर अपील है कि आप इनको जो ये एंड यूजर हैं, ये गली मोहल्ले में होते हैं, इनसे जो 1-2 किलो 5 किलो आटा जो लेके जाते हैं, ये होल वेट आटा होता है। देखें, आप जो दूसरा आटा है वो तो लोग लेते ही नहीं है। अगर हम कहें भी आप फ्लोर मिल का आटा ले जाएं, वो कहते नहीं भी हमने नहीं लेना। कोई मजबूरी जिसको ना मिलेगा वो यूज करता है। देखें खुदारा, ये जो आप अगर फॉर एग्जांपल फ्लोर मिल वाले अगर अगले माह एहतजाज करना शुरू कर देते हैं, फ्लोर मिलें बंद कर देते हैं, तो क्या इनके पास हल होगा? ये नादिर चट्टे की वजह से ये पहली बार इतना रेट अप हुआ है। इससे पहले भी सेक्रेटरी फूड थे, इतना रेट कभी हाई हुआ ही नहीं था। ना आटे का रेट हुआ था, ना गंदम का रेट हुआ था। लेकिन ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, नादिर चट्टा ये बजाय ये गवर्नमेंट की जो है पॉलिसी उनको खराब कर रहा है। बराए मेहरबानी वजीर आला इसके ऊपर नोटिस ले। आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, ये जो 10 किलो का आटे का थैला है ना, उसमें ज़्यादा आटा कम और चोकर ज़्यादा, इसलिए लोग वो नहीं खरीदते। लोग हमारे पास चक्की का आटा ज़्यादा लेने आते हैं, इसलिए उनसे पुरजोर अपील है वज़ीर आला पंजाब से कि हमें चक्की कोटा बहाल किया जाए। आप क्या कहेंगे, क्या मुतालबात हैं यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं? हमारा मुतालबा ये है कि हमें चक्की कोटा फराहम किया जाए। जो गरीब आवाम हमारी चक्की पर आती है, 2 किलो 5 किलो आटा लेके जाती है सस्ते दामों सरकारी रेट पर, तो हम चाहते हैं कि हम उनको सरकारी रेट पर आटा फराहम करें। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो हमें गंदम नहीं दे रही, जिसकी बिना पर हमें ओपन मार्केट में 3500-4000 रुपये मन गंदम खरीदनी पड़ती है और आटा 120 रुपये 110 रुपये किलो फरोख्त करना पड़ता है। हमारी वज़ीर आला पंजाब से ये अपील है कि हमारा जो चक्की कोटा वो फिल फोर जो है बहाल किया जाए। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइएगा कि आपके पास जो पहले से गंदम मौजूद होती है तो उसकी बिना पर आप आटा सस्ता नहीं बेच सकते? नहीं जी, देखें वो मार्केट के हिसाब से ही है ना। अगर मार्केट में कोई फ्लक्चुएशन होती है, अगर रेट बढ़ जाता है तो हमें महंगा बेचना पड़ता है, अगर कम होता है तो हमें कम बेचना पड़ता है। वो तो प्राइवेट है ना। बात तो हो रही है गवर्नमेंट लेवल की कि गवर्नमेंट जो हमें वो फैसिलिटेट करे। वो जो गवर्नमेंट का सरकारी रेट है वो 2375 रुपये, उस रेट पे हमें दे तो हम भी मार्केट में सस्ता आटा प्रोवाइड करेंगे। जी, इस हवाले से चक्की मालकन का ये मौक़िफ़ है कि अगर हुकूमत की जानब से जो फराहमी यहाँ पर दी जाती है फ्लोर मिल्स को, अगर मुतालबे की मंजूरी के लिए चक्की मालिकान सरापा एहतजाज हैं। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। भवाना 1 साल कबल 28 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया जाने वाला मेन जंग चिन्योट रोड का मंसूबा खटाई में पड़ गया। रोड तामीर न होने से भवाना के शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज कर गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फखर दीवान भुट्टा से। जी फखर, बताइएगा। साल कबल 28 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया जाने वाला मेन जंग चिन्योट रोड 3 किलोमीटर का असर नौ तामीर और मुरम्मत का मंसूबा खटाई में पड़ गया है। मंसूबा खटाई में पड़ने से भवाना के शहरियों का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। आज भवाना के शहरी, वकला, ताजिर, सिविल सोसाइटी और तालिब इल्म जो हैं वो सड़क पर आ गए हैं। हुकूमत, इंतजामी और मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ एक रैली निकाली जा रही है, नारेबाजी की जा रही है। मेरे साथ यहाँ पर सदर अंजुमन ताजरान मलक गुलाम शबीर शायद मौजूद है, बात करते। बताइएगा क्या हुकूमत से मुतालबा करते हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 साल कबल जो है यहाँ के मकामी MNA गुलाम अहमद लाली ने ये भवाना की आवाम पर ये वाहिद एहसान किया था कि जिसने ये यहाँ की सड़क मंजूर करवाई थी 92, और उसको साथ ही ठेकेदार को भेज के ये सड़क उखाड़ दी गई थी। उसके बाद यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। MNA का अपना हल्का जाकर देखें लालियाँ, वहाँ पे टफटाई लगी हुई है।
और हर तरह MPA यहाँ के मकामी MPA जो हमारी सलीम बीबी बरवाना है, उसका इलाका आप जाके देखें तो वहाँ पे सड़कों के जाल बिछा दिए। लेकिन बुआना की आवाम के साथ ये है जो सकेला सलूक किया जा रहा है, और बुआना की आवाम इतनी तंग है यहाँ पे कि ये रोड 1 साल हो गया बनने को नहीं आ रहा। 12 MNA साहब को याद दहानी कराई गई है, लेकिन MNA साहब ने इस पे कोई तवज्जो नहीं दी, और अब वो जो है ठेकेदार भी भाग गया। और सड़क का आप हाल देखें कि यहाँ पे खड्डे ही खड्डे पड़ गए। इससे तो बेहतर पहली सड़क थी कि हम चाहते कि उसको उखाड़ा ही ना जाता। अब उखाड़ के हमारे साथ ये नाइंसाफी की गई है, और लोग यहाँ पे दुकानदार जो हैं, सिविल सोसाइटी के लोग, वो कला यहाँ पे लोग, रिक्शा ड्राइवर, रिक्शों वाले सारे ये जलील हो रहे हैं। यहाँ आए दिन टायर फट जाते हैं, लोग बड़े परेशान, और इसका कोई सद्देबाब नहीं किया जा रहा। आज हमने तंग आके ये सब लोगों फखर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कई हुकूमतें आई, कई बदल गई, मगर जहां की किस्मत ना बदली। जिला कचहरी, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, DPO ऑफिस, जिला काउंसिल समेत दीगर दफातर को जाने वाली शाहराह पर गहरे गड्ढे मौजूद हैं। साइलिन और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। कई हुकूमतें बदल गई, मगर जंग की जो है वो किस्मत ना बदल सकी। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को जाने वाला रोड, कचहरी ऑफिस, इसी के साथ जो है DPO ऑफिस और दीगर मुतअद्दिद ऑफिस को जाने वाला ये रोड जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। इस पर गहरे गड्ढे मौजूद हैं, यहाँ से ट्रैफिक का गुजरना जो है वो दुश्वार है। मेरा कैमरामैन अली अब्बास आपको दिखा सकते हैं कि इस टाइम जो है इस रोड पर गड्ढे मौजूद हैं। यहाँ पर अगर बारिश हो जाए तो कई फीट पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो गुजरना दुश्वार हो जाता है। शहरी जो है वो मुतबादिल रोड को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आए रोज एक्सीडेंट और दीगर हादसात की शर्रा में भी जो है वो इजाफा हो रहा है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आप डेली यहाँ से गुजरते हैं, किस किस्म की तकलीफ का आपको यहाँ पे सामना करना पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर डेली यहाँ से गुजरना होता है, तो डेली ही जब ये बारिश आ जाती है तो बंदा इतना ख़राब हो जाता है कि वो नमाज पढ़ ही नहीं सकता। उसके अलावा मेन जंग की जो किस्मत है हमारे हुक्मरानों ने और हमारे जो अपना जो ऑफिसर हजरात हैं, इनको चाहिए कि जंग का बेहतर हाल करें। जहाँ जिस रोड पे भी आप चले जाएं, लारी अड्डा में चले जाएं, तो जो हमारे जंग के मेन हुक्मरान हैं उनकी ट्रांसपोर्ट तो चल रही है, लेकिन आवाम मुश्किल में है। जब वहाँ बारिश आती है तो सर गुजरना मुश्किल होता है, किसी को कोई परवाह नहीं में, वो करोड़ों की गाड़ियों में तो बैठ के आ जाते हैं, लेकिन आवाम जो पैदल है, जिसके पास कोई कन्वेंस नहीं है, वो मुश्किल हालात से गुजर रही है। तो खुदारा को रहम करें जंग के हाल पे, खुद पे। अगर खुद को ख्याल नहीं आता तो जो इनसे वोट लेते हैं, जो इनको बनाते हैं, जो इनको असम्बलियों में ले जाते हैं, उनका तो ख्याल कर लें खुदारा। हमारी यही गुजारिश है, हमारी यही अपील है। या तो फिर किसी को ये मुल्क दे दें, चलें कोई अल्लाह का बंदा आ जाए, कोई फरिश्ता भेज दे खुदा, कोई इसकी जंग की बेहतरी आ जाए। यही ज़िला वो था जिसमें से ये जो चिन्योट है, टोबा है। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लालिया में ठेकेदार और इंतजामिया की मुनासिब प्लानिंग न होने की वजह से थाना रोड के रहायशी परेशानी से दो चार हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अजमत बलोच से। जी अजमत, बताइएगा। म्यूनसिपल कमेटी लालिया की गफलत कहें या ठेकेदार की अदम तवज्जुही कहें, थाना रोड लालिया के जितने भी रहायशी हैं वो पिछले 1 माह से परेशानी का शिकार है। और यहाँ पर तरक्याती काम होने की वजह से जो थाना रोड लालिया है वो बिल्कुल ब्लॉक होकर रह चुका है। और आपको ये भी बताते चलें कि इस रोड के ऊपर जो काफ़ी स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वो वाक़, और यहाँ से अक्सर औकात जो बच्चों का आना जाना लगा रहता है और यहाँ पर काफ़ी रश होता है। तो जहाँ उनको स्कूल आने जाने के अंदर दुश्वारी का सामना है, तो वहीं पर जो थाना रोड के ऊपर जिन लोगों के घर हैं उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो तामीराती मटेरियल है और जो यहाँ पर खुदाई की गई है उसका मलबा ना उठाने की वजह से इन लोगों का घरों से जो निकलना है वो भी मुश्किल हो चुका है। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा कि कितने अरसे से ये परेशानी का सामना है और क्या कहना चाहेंगे? कम से कम 1 माह हो चुका है इस चीज को काम को शुरू हुए हुए इधर, और हमारा इधर आना जाना बिल्कुल खत्म हो चुका है। ठीक है, और ना इधर कोई सफाई का बेहतर निज़ाम है, इसलिए इंतजामिया से अपील है कि हमारा ये काम ये जल्द मुकम्मल करवाएं। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शहरी के बात सुनी, इनका यही कहना है कि पिछले 1 माह से जो तरक्याती काम है वो जारी है। और यहाँ पर बलोच अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
दूसरी जानिब गोजरा इंतजामिया की नाअहली, शहर में सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल से शहर का कुदरती हुस्न मांद पड़ गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फरहान अली से। जी फरहान, बताइएगा। इंतजामिया की कारकर्दगी का ये मुंह बोलता सबूत है कि शहर की जो मेन फुटपाथें हैं वो तजावजात की नजर हो चुकी हैं और जो रही सही कसर है वो कचरे ने निकाल दी है। सुबह के वक्त यहाँ पर रेडियां बड़ी तादाद में मौजूद होती हैं, फ्रूट वगैरह लगाया जाता है, लेकिन जो कचरा है वो यहाँ पर फेंक दिया जाता है। दुकानदारों की जानिब से कचरा जो है वो इस ग्रीन लाइन पर जो मंसूबे को शुरू किया गया था उसकी लाइन पर फेंक दिया जाता है। ना तो यहाँ पर कोई पौधा बाकी रहा है, ना ही यहाँ पर कोई सफाई सुथराई का इंतजाम है। इंतजामिया के अफसरान जो हैं वो कागजी कार्रवाई तक महदूद होकर रह चुके हैं। देखा जाए तो शहर के बेशतर इलाकों में जहाँ पर मेन शाहराहें हैं वहाँ जो फुटपाथ हैं उनकी यही हालत है। इंतजामिया की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा, जिससे ताफुन तो फैलता है, बदबू तो फैलती है। इसके साथ साथ शहर का जो कुदरती हुस्न है वो भी खराब होता हुआ दिखाई देता है। शहरी वाले काफी परेशान नजर आते हैं और उनका मुतालबा है हुकाम बाला से शहर का कुदरती हुस्न भी मांद पड़ रहा है। फरहान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं टेक्सटाइल सेक्टर का बहरान शदीद तर हो गया। माली साल के पहले 4 माह में खसारे से टेक्सटाइल बरामदात को बड़ा झटका। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। बहरान शदीद तर होता जा रहा है। जहां पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के जो अफवाहें फैल रही हैं, वहीं पाकिस्तान की बरामदगी रिपोर्ट देखी जाए तो अक्टूबर के महीने में जो बरामदा डिप के अंदर गई हैं उसमें 60% ज़ायद हिस्से रखने वाली टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल बरामदात हैं, वो 15% तक मनफी रुझान दिखाती नजर आ रही हैं। 14.93% तक, जो कि कमोबेश 15% बनता है, बरामदात टेक्सटाइल की कम हुई हैं सिर्फ, जो कि पाकिस्तान की कुल बरामदात मजमूई तौर पर टोटल बरामदात का 60% से भी ज़ायद का हिस्सा रखती हैं। और टेक्सटाइल शोबे की अगर बात करें तो टेक्सटाइल शोबे के अंदर कुल 12 सेक्टर्स हैं, जो कि मुख्तलिफ कुछ रेडीमेड्स हैं, कुछ टॉवल के, कुछ बेडवेयर के, कुछ निटवेयर के तमाम जो हैं वो मनफी रुझान दिखाते दिखाई दे रहे हैं। और खास तौर पर इसमें सबसे लम्हा फिक्रिया ये है कि गुज़िश्ता 3 माह, माली साल के पहले 3 माह में जो बरामदात कदरे बेहतर नजर आ रही थी, वो इस माह के अंदर अक्टूबर के गुज़िश्ता महीने और गुज़िश्ता साल की। बहुत शुक्रिया बिलाल तफसीलात के लिए। मौजूदा मुआशी सूरत हाल का इदराक किए बगैर हुकूमत सनती सेक्टर से रॉ मटीरियल छीन लेने के सख्त फैसले कर रही है। फैसलाबाद के सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आने लगे। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। एक तरफ तो सनती सेक्टर को जो सिस्टम गैस है यानी सुई गैस है वो RLNG के रेट पर दी जा रही है, और अब खबरें सुनने में ये भी आ रही हैं कि बेशतर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर जो है इस वक्त गैस लोड शेडिंग का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से सनतकार इंतहाई परेशान है। और ख़ास तौर पर अगर क्रिसमस के हवाले से बात की जाए, न्यू ईयर के हवाले से बात की जाए तो ऑर्डर्स ना होने के बराबर हैं। और इसके साथ साथ अब एक्सपोर्टर्स भी गैस की लोड शेडिंग की वजह से जो है इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। और SNGPL की जानिब से बाकायदा तौर पर ऐलान भी किया गया है कि माह दिसंबर में बाकायदा तौर पर गैस की लोड शेडिंग की जाएगी, और गैस की लोड शेडिंग के बाद जो है वो सनतकारों को मजीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और बाकायदा तौर पर अल्टरनेट आवर्स के ऊपर मुतबादिल घंटों पर जो है वो गैस फराहम की जाएगी, और जिसकी वजह से इस वक्त सनतकार इंतहाई परेशान है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो वो ऑलरेडी जो है वो तुक्का जला करके जो है वो बतौर मुतबादल ईंधन तुक्का जलाकर अपना गुजारा कर रहे हैं, और तकरीबन कोई 45 से लेके 55% तक इंडस्ट्री जो प्रोसेसिंग और डाइंग है वो बंद पड़ी है। और बाकी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सोशल वेलफेयर फैसलाबाद का डिप्टी डायरेक्टर कौन? साबिका डिप्टी डायरेक्टर आयशा जमील कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। नो तयनात आमना आलम भी ड्यूटी पर मौजूद हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में कुर्सी किसकी है, कौन जो है वो ओहदा संभालेगा, इंतजामी अमूर किसके कहने पर चलेंगे। फैसलाबाद सोशल वेलफेयर और बैतुल माल में 2 डिप्टी डायरेक्टर ने कुर्सी इंचार्ज संभाल लिया। फैसलाबाद बैतुल माल के अंदर पिछले 15 रोज पहले डिप्टी डायरेक्टर आयशा जमील का जो है वो तबादला किया गया था, और उनको लाहौर जो है वो बुलाया गया था ताकि फैसलाबाद की जो है वो रिपोर्ट जमा करवाई जा सके। लेकिन और उसके बाद मौजूदा जो सेलेक्ट की गई थी, तबादला किया गया था, जिनका शेखुपुरा से फैसलाबाद आमना, वो यहाँ पर आ गई। उसके बाद फैसलाबाद जो डिप्टी डायरेक्टर साबका थी आयशा जमील, वो लाहौर रिपोर्ट करने के बाद फैसलाबाद दोबारा आ गई। और इस वक्त फैसलाबाद में जो है सोशल वेलफेयर में 2 डिप्टी डायरेक्टर जो है इंचार्ज संभाल रही हैं। और दिलचस्प बात यह है
कि 2 डिप्टी डायरेक्टर्स के होने के बाद सोशल वेलफेयर के अंदर इंतजामी अमूर जो है किसके हुक्म पर चल रहे हैं, कौन जो है वो इंचार्ज संभाल रहा है और कौन चार्ज छोड़ने को तैयार नहीं है। फैसलाबाद में डिप्टी डायरेक्टर आयशा जमील जो है फैसलाबाद लाहौर में रिपोर्ट करने के बाद अभी तक ताहाल 15 रोज गुजरने के बाद भी जो है अपना इंचार्ज छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जबकि मौजूदा डिप्टी डायरेक्टर जो है वो फैसलाबाद में बैतुल माल की दफ्तर में जो है वो बैठ रही हैं। लेकिन दिलचस्प बात इस वक्त यह है कि मुलाजमीन जो है वो किसके कहने पर चलेंगे, किसके साइन जो है वो होंगे। सोशल वेलफेयर एक ऐसा इदारा है जहां पर जो है मजदूर और मजदूर अफराद को जो है उनकी मदद की जाती है, लेकिन नजर ये आ रहा है मरियम अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।